टू ऑल। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति देखिए भारत का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। किसे बोलते हैं हम? राष्ट्रपति को बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। तो भारत के प्रधान के रूप में, संवैधानिक प्रधान के रूप में हम किसे जानते हैं? भारत के राष्ट्रपति को जानते हैं। भारत में राष्ट्रपति के पद से ऊंचा कोई भी पद नहीं होता है। कार्यपालिका का हेड होता है, भारत का प्रधान होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है। तो ये जान लीजिए आप यहाँ पे। यदि यहाँ पे वास्तविक प्रधान की बात कर दी जाए तो भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यदि संवैधानिक तौर पर हम देखें तो भारत का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति की योग्यता की बात की जाए तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं तो क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद से मतलब क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो। मंत्री जैसे उपराष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, तो ये सारे जो पद होते हैं ये लाभ के पद नहीं कहलाते। इसलिए कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के लिए चुनाव पर खड़ा हो सकता है। ओके, अब राष्ट्रपति के यदि निर्वाचन की बात की जाए, निर्वाचन मंडल की, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उस पे हम और आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, उस पे हम पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, भाग नहीं ले सकते। अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए जो निर्वाचन मंडल होता है तो कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो निर्वाचन मंडल पे जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, जिनका चुनाव हम और आप करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो मंत्री परिषद होते हैं वो इनके राष्ट्रपति के चुनाव पर भाग लेते हैं। तो लोकसभा के जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, इलेक्टेड पीपल कितने होते हैं? 543। तो लोकसभा के इलेक्टेड पीपल, ठीक है, जो भी इलेक्टेड पीपल होते हैं, इलेक्टेड व्यक्ति होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव पर भाग लेते हैं। लेकिन जो दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, अपनी मन मर्जी से चुनते हैं। मन मर्जी का मतलब यहाँ पे किससे है? मंत्री परिषद की सलाह से। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करते, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करते हैं। तो जो दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के 233 जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव पर भाग लेते हैं। 12 ऐसे व्यक्ति, 233 भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। 12 ऐसे व्यक्ति जिनका राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव पर पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं। और यदि हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के जितने भी एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो जितने भी एमपी एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव पर भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए अपने कंट्री में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 29 स्टेट्स के जितने भी एमपी एमएलए होंगे और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यूटी कितनी है? यूटी 7 है, लेकिन 2 यूटी के मेंबर ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी के मेंबर्स ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और 5 यूटी ऐसी है जो ऐसी है जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होता, जिनके मेंबर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होता। और जितने भी यहाँ के जो एमपी एमएलए होते हैं उनका मिनिमम जो नंबर होता है सीट्स का, उनका कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। और हाँ, यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यताएं होती हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 35 प्लस है, लाभ के पद पर नहीं है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि जो 35 प्लस हैं, भारत के नागरिक हैं, लाभ के पद पर नहीं है, तो वो डायरेक्टली जाएं और राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या बताई गई है
कि 50 ऐसे व्यक्ति जो कि ये इलेक्टेड पीपल होते हैं, 50 ऐसे व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड होते हैं, वो उस व्यक्ति का नाम एज अ प्रपोजल यहाँ पे संसद में पेश करें। ठीक है, एज अ प्रपोजल वहां पे प्रस्ताव रखें कि हमको ये व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर चाहिए, कम से कम 50। ठीक है, और कम से कम 50 व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है वो उनका अनुमोदन करें। कुल मिलाकर 100 एमपी और एमएलए, ठीक है, 100 एमपी और 100 एमपी 50 यहाँ पे उनका प्रस्ताव रखें, 50 अनुमोदन करें, मतलब हामी भरें। तो कुल मिलाकर 100 एमपी एमएलए एक तरीके से प्रस्ताव रखें ऐसे व्यक्ति का जो कि उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं, तब जाके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज 35+ हो तो नहीं खड़े हो सकते। स्वाभाविक सी बात है, 100 एमपी एमएलए जिसके लिए प्रपोजल रख रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको और आपको कोई यहाँ पे 100 एमपी एमएलए नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा है तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी हस्ती होगी, तब 100 यहाँ पे एमपी एमएलए उसके लिए एज अ प्रपोजल प्रपोज कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं या फिर अपना प्रस्ताव दे रहे हैं कि ये व्यक्ति हमें राष्ट्रपति के पद के लिए चाहिए। और हम बात करें यहाँ पे कि एमएलए के जो पद होते हैं उनका किस तरीके से, उनके पद का क्या मूल्य होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। टोटल पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनटू 1/1000। ओके, तो ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ये आपका 1971 के अकॉर्डिंग है। क्यों 1971 के अकॉर्डिंग है? क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि 1971 के टाइम पर एक तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जोर जोर से एक तरीके से प्रणाली आ रही थी, प्रणाली रूल्स रेगुलेशंस आ रहे थे। तो हमारे यहाँ जो साउथ स्टेट हैं, साउथ स्टेट्स वालों ने एक तरीके से क्या किया था, अपने जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल कर लिया था। और जो उत्तर भारत के लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, शिलोंग, तो यहाँ के जो लोग थे इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो जिस वजह से उत्तर भारत वाले लोगों का ये कहना था कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है, कम कर ली है, तो हमारे यहाँ तो सीट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन बता रहा है कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पे सीट्स भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1971 को आधार बेस मानकर, आधार वर्ष मानकर यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। और ये कैलकुलेशन 2028 तक मान्य होगी। 2028 तक इसी कैलकुलेशन, इसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 1971 के हिसाब से, 1971 की जनगणना के हिसाब से ही राष्ट्रपति के जो सीट्स होते हैं एमपी और एमएलए की, वो बताई गई है। बात करें एमपी के मत के मूल्य की, तो एक एमपी के मत का मूल्य कितना होता है? टोटल एमएलए, ठीक है, जो यहाँ पे टोटल एमएलए का हमने निकाला है अपॉन 543 प्लस 233 क्यों और 543 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्टेड पीपल्स होते हैं और 12 इलेक्टेड पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि एमपी एमएलए का मत का मूल्य, एक एमपी या एक एमएलए का मत का मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनटू 1/1000। ठीक है, इसको 1971 को आधार वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीजन है कि पॉपुलेशन उस टाइम भी कंटिन्यू ग्रो कर रही थी उत्तर भारत की, तो इसको यहाँ पे एक तरीके से आधार वर्ष माना जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन क्या बताई गई है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कि व्यक्ति को 15,000 रुपए जमानत के तौर पर रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दूं मैं आपको कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 15,000 रुपए जमानत के तौर पर रखता है और इलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टोटल वोट्स का, जितने भी टोटल वोट्स यहाँ पे होते हैं उसका 1/6 भी गेन नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसके द्वारा जो भी ये 15,000 रुपए जमानत के तौर पर राशि रखी गई है ये जब्त कर ली जाती है और इसे भेज दिया जाता है कहाँ? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, चाहे तो कैश के फॉर्म में यहाँ पे जमा कर दिया जाए या तो डीडी के फॉर्म में। ओके,
बात करें यहाँ पे कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का होता है, ठीक है। और एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? अभी तक राजेंद्र प्रसाद जी ही ऐसे हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, समयावधि होती है वो 5 वर्षों तक होती है। और एक यहाँ पे और जो बात मैं आपको बता दूं कि जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, तो उन्होंने शायद अपनी कंट्री में 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई को शपथ ली थी। तब से लेकर आज तक लगभग हर बार, ठीक है, लगभग प्रत्येक बार जितने बार भी राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं तो इसी 25 जुलाई को होते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको कि किसी संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा 25 जुलाई को। पर ये जो नीलम संजीव रेड्डी जी है, एक तरीके से बहुत लकी थे अपने भारत के लिए, तब से ये 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। और ये भी बता दूं कि यदि जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति लगी हुई है तो राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है और बाकी जो ये प्रोसेस चलती रहती है, और जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक पुराना राष्ट्रपति ही कार्य करता रहता है, ठीक है। बात करें वेतन की, तो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख होती है। राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, ओके। अब देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके थ्रू दिलाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि किसी भी कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिसिंग है या फिर नहीं है या फिर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम नागरिक होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम नागरिक होगा, वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएंगे, ओके। और हाँ, जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो चुनाव आयोग कराता है। आर्टिकल 324 में ये बात बताई गई है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में चुनाव आयोग द्वारा जब भी चुनाव कराया जाता है तो चुनाव अधिकारी के तौर पर कौन सा व्यक्ति कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में चुनाव आयोग द्वारा जब चुनाव करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, तो चुनाव अधिकारी के तौर पर लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय का महासचिव, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय का महासचिव चुनाव अधिकारी के तौर पर कार्य करता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ओके। अब देखिए, अगर क्या हुआ कि कभी ऐसा लगा कि राष्ट्रपति का जो ये इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी ये चुनाव हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो, ठीक है, मैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात नहीं बता रही हूँ आपको अभी यहाँ पे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं बात यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में ओवरऑल जो ये चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है, यदि कभी ऐसा लगता है कि इस पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो क्या होगा? तो इसके लिए हम आर्टिकल 71 पर जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का जो ये चुनाव हुआ है इसके लिए हम आर्टिकल 71 में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दरवाजा खटखटाया जाता है। और दरवाजा ये कौन खटखटा सकता है, कौन ये अपील दायर कर सकता है, कौन ये प्रस्ताव रख सकता है? तो राष्ट्रपति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि कोई भी सामान्य सा व्यक्ति, हम और आप या फिर कोई भी सामान्य सा व्यक्ति जाए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बोले कि हमें राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ फील हो रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फील होती है तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के शपथ लेने के दिन से, राष्ट्रपति के शपथ लेने के दिन से 30 दिन के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ लेने के दिन से 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। और ये कौन जाएगा? तो जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, कम से कम 20 MP और 20 MLA, ठीक है, 20 MP MLA मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपना प्रपोजल रखेंगे और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच लगाते हैं और यहाँ पे डिसीजन मेक किया जाता है।
और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जैसे ये काम यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का गड़बड़ फील किया गया है या हौच-पौच फील किया गया है, तो मामला जब कोर्ट पर चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उस टाइम पीरियड में कोई ना कोई तो भारत का राष्ट्रपति होगा। कोई ना कोई कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यही व्यक्ति होगा जिसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है वो एज अ राष्ट्रपति, एज अ प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट वो कार्य करता रहेगा। और इसके द्वारा जो भी डिसीजन मेक किया गया है, जो भी डिसीजन बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस, जो भी कार्य किया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए या फिर राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसने भारत के लिए जो भी कार्य किया है वो मान्य होगा। इन केस मान लीजिए कंडीशन ऐसी आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें चल रही हैं वो उसके थ्रू ये जो करंट में राष्ट्रपति है इसको हटाना पड़े, किसी भी कंडीशन की वजह से इसको हटाना पड़े, तो उस पद पर जब राष्ट्रपति के पद पर वो व्यक्ति था तो उसके द्वारा किए गए कार्य लीगल होंगे, किए गए कार्य मान्य होंगे, ठीक है। और हाँ, ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए और 30 दिन के अंदर ही कम से कम 20 MP MLA सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपना प्रपोजल रखें। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और 2 साल या 3 साल बाद हमको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई थी, तो उस टाइम पे कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ये किसके लिए है? कम से कम, ठीक है, 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली जानी चाहिए। और हाँ, जहाँ पे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है थोड़ा लंबी प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई थिंक ये एक तरीके से राष्ट्रपति के पद के लिए ओवरव्यू था, क्योंकि राष्ट्रपति एक भारत का प्रधान होता है, मतलब मुखिया होता है हमारे देश का संवैधानिक तौर पर। इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं और इसके लिए अभी कम से कम 2-3 और वीडियो डिमांडिंग है, ठीक है, मैं उसे बनाऊंगी। यहाँ पे अनुच्छेद मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, 53 में कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, ये सारे मतलब अभी मैंने बता दिया है। आगे चल के इन सभी की मैं डीप स्टडी आपको करा दूंगी। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।